हाय एवरीवन, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। तो सर्कुलर मोशन फाइनली समाप्त हो गया और आज हम लोग बात करने वाले हैं फेवरेट टॉपिक मेरा पर्सनली, सेंटर ऑफ मास। यार सेंटर ऑफ मास एक ऐसा टॉपिक होता है तो आपको बेसिक फिजिक्स को तरीके से समझने का मौका देता है। तरीके से समझने का मतलब क्या, बेसिकली हम लोग मैकेनिक्स की बात करते हैं तो वर्क पावर एनर्जी तक हम लोग सिर्फ एक मास की बात करते हैं। भाई अपने को इस एम मास के बारे में सोचना है, एम मास की बात वीडियो बनानी है, सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल की बात होती है। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा चैप्टर होता है जहां पे सिस्टम की बात होती है और उस सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा मासेस पॉसिबल है। हो सकता है 2 मासेस का सिस्टम हो, 3 अलग अलग मासेस का, 4 अलग अलग मासेस का। सेंटर ऑफ मास बहुत अच्छा चैप्टर है अगर आपको सिस्टम के बारे में जानना है। तो यार फिजिक्स में सिर्फ इंडिविजुअल मासेस की, फिजिक्स में अपने को सिस्टम की भी बात करनी पड़ती है, ठीक है ना। एक तो बस दिक्कत ये है कि डिवाइड पीछे, तो यहाँ क्या बात करने वाले पर सिस्टम की बात करने वाले, ठीक है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और बहुत मजेदार चैप्टर होगा। पहले स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए। मैंने कमेंट पढ़ा, कुछ बच्चों का सवाल था कि सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर कुछ सवाल करवा दे। तो बच्चा आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि आज ही मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सवाल करवा दूं। लेक्चर एक दिन बाद डलता है ना, तो आज ही लेक्चर डाला था, तो आज मुश्किल हुआ इस लेक्चर में वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सवाल डाला। बट आने वाले लेक्चर में मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सवाल इंक्लूड कर लूंगा, तो आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है। और अगर टाइम बचा तो आज के लेक्चर में भी आखिरी में अपन एक दो ले लेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन के नेक्स्ट लेक्चर में कुछ सवाल लेने का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज सेंटर ऑफ मास बहुत फेवरेट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। मेनली 2 टॉपिक की बात करेंगे, एक फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास और दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर। ये 2 पार्ट होगा। फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास से अपन स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, जिसके ऊपर आपके नीट में कई बार सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास के ऊपर सवाल। अब पता है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट, जब सेंटर ऑफ मास अपन पढ़ते हैं ना, तो सेंटर ऑफ मास से पहले वर्क पावर एनर्जी, सिर्फ पॉइंट मास की बात हो रही है। पॉइंट मास क्या होते हैं? ऐसे मास जो किसी तरीके का स्पेस नहीं ले रहे हो, जैसे कि ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट क्या स्पेस ले रहा है? कुछ भी ले रहा है। लेकिन सपोज करो इस पेन की बात करें, पेन की बात करें, इस माइक की बात करें, एक अच्छा खासा स्पेस ले रहा है, इसको बोलते हैं कंटीन्यूअस मास या डिस्ट्रीब्यूटेड मास। तो इस चैप्टर में ऐसे मासेस की बात भी होती है जो एक पर्टिकुलर स्पेस ले रहे होते हैं। आई बात समझने के लिए चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग। पॉइंट मास की तो बात करेंगे, पॉइंट मास के अलावा कंटीन्यूअस मास की। सबसे पहले अपन जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास जानने के लिए मैं आपको एक बुक के एग्जांपल से समझाऊंगा कि सेंटर ऑफ मास आखिर होता क्या है। तो एक एग्जांपल लेते हैं बुक का। देखो जैसे मान लो कि मेरे पास नीट IQ का बुक है। भाई सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है, बेसिकली ऐसा कोऑर्डिनेट कोई मास नहीं, ऐसा इमेजिनरी सा पॉइंट है, का कोऑर्डिनेट हमें निकालना होता है, जहां पे आप पूरे सिस्टम के मासेस को एज्यूम कर सकते हैं। फायदा क्या? तो उस पॉइंट को अगर हम निकाल भी ले, उस सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट को निकाल ले, तो बड़ा फायदा आपको आगे पता। वैसे एक फायदा तुम लोग ऑलरेडी वो जब हमने पोटेंशियल एनर्जी रॉड की निकाली थी, मैंने क्या बोला था? रॉड की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। पूरे रॉड के मास को उसके सेंटर ऑफ मास पे बैठा दो और उस मास का पोटेंशियल एनर्जी लिखो। ऐसे ही आगे आप पढ़ोगे जब mg फोर्स लगाना होता है, तो भाई इस बुक पे हर जगह mg, बट इस पूरे mg फोर्स का कंबाइंड इफेक्ट देखना है, मैं इस बुक को गाइड कर दूंगा इसके सेंटर ऑफ मास, क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट होगा बिल्कुल भी, और मैं उस मास के ऊपर इफेक्ट देख लूंगा। ये बुक की बात ऑलरेडी समझाने के लिए एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं। जैसे ये बुक है, अब इस बुक को मैं अगर यहां पे उंगली रखूं कोने पे, वो गिर जाएगा, कोने पर वो गिर। मुझे इस बुक को ऐसे जगह पे अपनी ऊपर को रखना है ताकि ये बुक नीचे गिरे ना, टर्न ना करे। मैं एक ऐसा पॉइंट खोजूंगा जहां पे इस बुक को गिरने का, और वही पॉइंट क्या होगा? बुक का सेंटर ऑफ मास होगा। रीजन क्या है? रीजन क्या है? मैंने ऐसा पॉइंट खोज लिया जिस पॉइंट पे जब मैं अपनी उंगली को रख रहा हूं, बुक चारों तरफ से बैलेंस हो रहा है, तो चारों पूरे मासेस का कंबाइंड इफेक्ट उस सिंगल पॉइंट के अबाउट बैलेंस हो रहा है। दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस। आगे आपको पता चलेगा ये बुक एक कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट, और इस पूरे बुक का इफेक्ट एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट हो चुका है। हमें वही पॉइंट फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है कि आखिर वो पॉइंट इस कोने से कितने है, कोने से कितने, ताकि इस पूरे बुक को गाइड कर दूं और सारे मासेस को उस पॉइंट पे मान के हम सारा सवाल। दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ बुक। कई बच्चे से पूछते हैं कि सर ये चीज आप कर कैसे लेते? तो एक्चुअली क्या होता है, प्रैक्टिस बहुत लोग कर पाते हैं, मुझे पता है बहुत लोग कर पाते हैं। मैंने बचपन में इसके लिए बहुत मार खाया मम्मी से, नई कॉपियां किताबें करते करते बहुत गिरता था। क्या होता था, जब बुक गिरता था तो बुक फटता था, नए बुक्स फट जाते थे, बस मम्मी मारती थी यार, नए बुक चक्कर में बहुत मार खाना पड़ेगा। उसके बाद डेडिकेशन के बाद आप ये सीख, वेल उसके बाद मेरा एक नया शौक चला था कि मैं फुटबॉल जो होता है ना, वो वॉलीबॉल, उसको नचाऊं। वॉलीबॉल नचाने में दिक्कत नहीं था, एक्चुअली क्या था, प्रैक्टिस नहीं करता कि वॉलीबॉल उस टाइम में जब मैं 9th में क्या था कि वॉलीबॉल स्कूल में होता था, बस घर पे हमारे पास वॉलीबॉल था नहीं, तो प्रैक्टिस नहीं कर पाया, वरना मतलब वो वॉलीबॉल में नचा लेता। चलो ठीक है, प्रैक्टिस करना बताना तुम्हें आया क्या है। वेल तुम्हें सेंटर ऑफ मास के बारे में एक रफ आइडिया तो लग गया होगा। सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात है? इट इज कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। इट इज कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर होल मास कैन बी assumed टू बी कंसंट्रेट। ऐसा माना जा सकता है कि सारा मास वहीं पे कंसंट्रेट, होल मास वही होता है सेंटर ऑफ मास, एक कोऑर्डिनेट है। चलो ठीक, अब हम पता करते हैं। भाई एक बात बताओ, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि मेरे पास एक बॉल है, अब ये बॉल है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? तुम क्या बोलोगे? सर इस बॉल का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे होगा। कॉमन सेंस से ही बोलोगे। मैं तुमसे बोलूंगा कि ये रॉड है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? सर बिल्कुल सेंटर पे होगा। ऐसा तुम पहले से जानते हो कि सर यहीं पे हो सकता है, कहां पे हो सकता है। अब बेसिकली हम लोग जो ये पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये मेरा x है, ये मेरा y है, और इस रॉड का लेंथ l मास m है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? l/2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे? इस रॉड का सेंटर ऑफ मास l/2, 0 पे लाई कर रहा है। सेंटर ऑफ मास इज जस्ट अ कोऑर्डिनेट और कुछ भी। इस रॉड को गाइब करके आप क्या कर सकते हो? इस रॉड को गाइब करके एक सिंगल पॉइंट मास m मास का दिखा, इसको मैंने गाइब करके एक m मास दिखा, ठीक है, ये हमें फायदा दे। अब ये जो m मास मैंने दिखाया, ये कहां पे है? बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट यानी कि l/2, 0 पे दिखा दो। इसके ऊपर सारा इफेक्ट कैलकुलेट कर लो, रॉड का इफेक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं।
इसका इफेक्ट और रॉड का इफेक्ट दोनों बराबर हो। बहुत सारे कंसेप्ट में एनर्जी के कंसेप्ट, एमजी का टॉर्क लिखने की, ठीक है। ये रॉड का लेंथ है अच्छा खासा। अब इसके हर मासेस का तुम देखोगे तो पागल हो जाओगे। डाइव किया, पॉइंट मास बनाया, और पॉइंट मास के साथ खेलना तो हमने बहुत पहले ही सीखा है। डब्ल्यूपी तक तो हमने पॉइंट मास के साथ ही डील। दिस इज सेंटर ऑफ, सिंपल बेसिक सा डेफिनेशन दिया, ज्यादा कुछ भी नहीं है। बात क्या है कि सर सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे, पहले ये समझाओ सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास दो ऑब्जेक्ट का कैलकुलेट, एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट का और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड या कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले अपन पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या होता है कि सपोज स्पेस में ये x और ये y है, ये 0,0 है, तीन चार मासेस। एक मास यहां पे है m1 जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। एक मास यहां पे है m2 जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। एक मास यहां पे है m3 जिसका कोऑर्डिनेट है x3, y2। ये एक सिस्टम है मासेस का। मुझे बोला इस सिस्टम ऑफ मासेस का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा ये बताओ। तो आपको पता होना चाहिए सेंटर ऑफ मास एक सिंपल कोऑर्डिनेट है जिसका x कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है एडिशन, mixi डिवाइडेड बाय सिग्मा mi। अब बोलोगे सर इसको थोड़ा समझाओ क्या लिखा हुआ है। mixi का मतलब होता है जितना भी मासेस है m1 का उसके x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करो, उसके अलावा ऐड करो जितना भी सिस्टम में मासेस और फिर टोटल मासेस को ऐड कर दो। बिल्कुल सिंपल सा तरीका, और कुछ भी सिंपल तरीका। और बताओ सर वाई सीएम बताओ, सेम यही फार्मूला सिग्मा ऑफ miyi अपॉन सिग्मा ऑफ m। घबरा मत जाना, एक्चुअल फार्मूला क्या है m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय जितने भी मासेस हो। जैसे तुम ये फार्मूला लगाओगे तुम्हें सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, y कोऑर्डिनेट। भाई ये है इसका सेंटर ऑफ मास, इसका ये x कोऑर्डिनेट है और ये इसका y कोऑर्डिनेट। तो अब सेंटर ऑफ मास का तुम्हें कोऑर्डिनेट मिल गया तो तुम सेंटर ऑफ मास पे सारे मासेस को कंसंट्रेट यूं मान सकते हो कि यहीं पे सारा मासेस m1 प्लस m2 प्लस m बैठा हुआ है। अपने को तीनों अलग अलग मासेस के बारे में सोचना है। m1 प्लस m2 प्लस m एक कंबाइंड मास लिया और इस कोऑर्डिनेट पे जाके रख दिया। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां पे लाइक जिसका ये फार्मूला होता है। ये जो फार्मूला मैंने अभी तुम्हारे सामने लिखा है, ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला है सेंटर ऑफ मास ऑफ इसका पॉइंट मास, सारे पॉइंट मास। अब थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ी बातें कर लेते हैं। जब हमने पॉइंट मास के बारे में इतनी बात की, थोड़ी बातें और कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी बातें और मान लो, जैसे मानो दो मासेस है, फिलहाल दो मासेस हमारे पास, दो मासेस, एक मास m1 है और एक मास m, ठीक है। इन दोनों के बीच की मुझे बोला कि जल्दी से बताओ सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करें। सवाल उसने सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करें। याद रखना कि जब तक कि हमें एक्सिस ना बता दे तब तक सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक्सिस बताए कि ये आपका एक्सिस है, ये आपका एक्सिस। मतलब अगर मैं ऐसे लिखकर दे दूं भाई ऐसा है, ये मेरा 0,0 है, अब मुझे सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताओ, अब मुझे सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताओ। तो कैसे निकालेंगे सर ये m1 है, ये m2 है। m1 ऑरिजिन पे रखा हुआ है, m2 रखा हुआ है कहां पे, x में d, y में 0। अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला xcom इज गिवन बाय m1 into 0 प्लस m2 into d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m, ठीक है। ये आ गया। अगेन ycom इज गिवन बाय m1 into 0 प्लस m2 into 0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m, यानी कि ycom तो आ गया 0 और xcom आ गया m2d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m। ये मेरा सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कितना क्या आ गया, कोऑर्डिनेट इतना कॉमा 0, x की वैल्यू क्या है m2d डिवाइडेड बाय m1 प्लस। तो तरीके से हमने, ठीक है। और एग्जांपल देखो, थोड़े बहुत एग्जांपल देखो तो आएगा। जैसे मैंने बोला कि ऐसा है, हमारे पास दो मासेस है, एक 1 kg का है, एक मासेस मेरे पास 12 मीटर दूर पे है। मैंने सवाल पूछा कि जल्दी से मुझे सेंटर ऑफ मास बताओ कहां पे है, सेंटर मास बताओ कहां पे है। अगर ये 0,0 है सबसे पहला काम क्या होगा, आप अपने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सभी का कोऑर्डिनेट, जैसे इस 2 kg का कोऑर्डिनेट कितना होगा 12,0, x में 12, y में 0। नाउ अकॉर्डिंग टू द फार्मूला xcom विल बी m1 into 0 प्लस m2 into 12 अपॉन 3, यानी कि आ गया 8 मीटर पे x कोऑर्डिनेट है। सर y कितना होगा, तो y विल बी 0, यहां भी 0 है, y यहां भी 0 है। तो आप ये बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास हमारे ओरिजिन से 8,0 पे है। कहां पे? अच्छा 1 kg से कितना दूर है सेंटर ऑफ मास, 1 kg से कितना दूर है, तो 1 kg से जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है तो m फ्रॉम 1 kg कितना है, 8 मीटर दूर है। अच्छा सेंटर ऑफ मास का 2 kg से कितनी दूरी है, 2 kg से जो दूरी है 12 माइनस 8, 4 मीटर दूर है, 4 मीटर दूर है। तो बड़े आराम से आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हो कहां पे होगा। लेकिन एक बात बताओ, सपोज कभी तुम्हें ऐसा सवाल दे दे, जस्ट इमेजिन करो, कभी तुम्हें ऐसा सवाल दे दे भाई ऐसा है कि ये मेरा 1 kg है, ये मेरा 2 kg है, दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर है और सवाल में लिख दिया फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसे सवाल लिख के दे, मुझे ये बताओ ये सवाल सही है या गलत है। पहले ये बताओ ये सवाल सही है या गलत है, क्या लगता है तुम्हें? सवाल सही है, ये सवाल गलत है। रीजन क्या है गलत होने का? तो अभी तो आपने ये सवाल सॉल्व किया यहाँ पे और अभी आप इसी सवाल को गलत बोल रहे हो। गलत इसलिए है बच्चा क्योंकि उसने पूछा है कोऑर्डिनेट। कभी भी ऐसा सवाल नहीं था जहां पे तुम्हें एक्स ना बताया, बिना एक्सिस बताए हुए वो कोऑर्डिनेट नहीं पूछ सकता। रीजन क्या है इसके पीछे, समझो इसके पीछे रीजन। सपोज करो किसी एक बंदे ने इस 1 kg वाले को 0,0 मान लिया, उसने मान लिया, तो उसके हिसाब से 2 kg वाला कहां पे है, 12,0 पे है। अगर 2 kg वाला 12,0 पे है तो अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था, x कोऑर्डिनेट 8 आया, y कोऑर्डिनेट 0 आया, तो उसके अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास 8,0 पे लाई कर रहा है। ये इसका कोऑर्डिनेट होगा। किसी दूसरे बंदे ने बोला कि सर मैं ये चूज नहीं करूंगा, मैं अपने अकॉर्डिंग 2 kg को ओरिजिन मान लूंगा, मान सकते गलत कुछ भी। उसने अपने अकॉर्डिंग 2 kg वाले को 0,0
तो उसके हिसाब से जो 1 kg वाला है वो लेफ्ट में है, ऑरिजिन से लेफ्ट में। दैट मींस इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो -12,0। तो उसने अपने अकॉर्डिंग XUM कैलकुलेट करने की कोशिश की, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के। तो उसके अकॉर्डिंग XUM इज 1 into -12 m1x1 plus 2 into 0 upon 3 that is minus, and YCOM is equal to 0। उसने ये बोला कि मेरे अकॉर्डिंग जो सेंटर ऑफ मास है वो -4,0। एग्जामिनर कभी भी ऐसा घटिया सवाल फ्रेम नहीं कर सकता जहां पे वो ये क्लियर ना करे कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। एक तो उसने कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं दिया, ऊपर से कोऑर्डिनेट पूछ दिया, ये सवाल गलत है। जब तक कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं पता होगा कि क्या है, वो ये एज्यूम करेगा कोई ये, और दोनों का कोऑर्डिनेट अलग अलग आए, सवाल ही गलत। इसलिए कभी वो ऐसा गलती करके नहीं, अभी ऐसा सवाल गलत करके नहीं। लेकिन एक चीज गौर किया, क्या किया बताता हूं। चाहे इसने अपना सिस्टम माना, अपना कोऑर्डिनेट आया 8,0, लेकिन 1 kg ऑफ मास की 8 मीटर, 1 kg सेंटर ऑफ मास 8 मीटर, 2 kg से सेंटर ऑफ मास की 4 मीटर। इसने जब अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम माना तो 1 kg से सेंटर ऑफ मास की अभी भी, भाई ये 4 है, ये 12 है, तो कितना हुआ? और 2 kg से सेंटर ऑफ मास की अभी भी 4 मीटर। इसका मतलब ये आपके चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर, समझना, आपके चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट पर कभी इंडिविजुअल मासेस का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, चाहे किसी ये माना हो या किसी ये माना हो, 2 kg का सेंटर ऑफ मास से दूरी या फिर 1 kg का सेंटर ऑफ मास से दूरी, दोनों के लिए सेम आएगा। इसीलिए जब एग्जामिनर को कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता है, भाई मैं कोई कोऑर्डिनेट डिफाइन करके सवाल फ्रेम, वो सिंपली एक लाइन लिखेगा, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 1 kg या फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 2। अगर वो ऐसा लिख देता है तो आप चाहे ऐसा एक्सिस मानो, आप चाहे ऐसा एक्सिस मानो, फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि इंडिविजुअल मासेस का सेंटर ऑफ मास से कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं। लेकिन अगर उसने कोऑर्डिनेट पूछा तो एक्स बनाकर, वरना वो समान, ठीक है। अगर एक्सिस बनाकर नहीं देगा, वो सिंपली क्या बोलेगा, 1 kg से सेंटर ऑफ मास की दूरी बताओ इस फलाने मास से सेंटर ऑफ मास। आपको अपने ही एक्सिस है, सारे मासेस का कोऑर्डिनेट उसी एक्सिस के अकॉर्डिंग डालना, और फार्मूला आपको पता है, XUM = m1x1 blah 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 divided by m1 plus m2 just YCUM। इंपॉर्टेंट, आप पॉइंट में भी लिख लो, कभी लाइफ में अगर जरूरत, क्या पॉइंट है भाई, डिस्टेंस ऑफ well masses from center of mass is independent of coordinate, is independent of individual masses की डिपेंड नहीं करती। हमारे लिए फायदा हो जाता है, क्या बात है, मासेस की डिपेंड नहीं करी कोऑर्डिनेट, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, करना आसान हो जाए, थोड़ी आसान हो जाए, ये ध्यान रखना। अब चलो सर हमने ये भी ध्यान, और बताओ, अच्छा एक बात बताओ, चलो छोड़, जब आपने पीछे वाला सवाल किया तो आपने ये सवाल को रिपीट बार रिपीट, तो मैं बहुत कुछ सीखा, भाई ये मेरा 1 kg और ये मेरा 2 kg, तो सेंटर ऑफ मास आया वो 1 kg से 8 मीटर की दूरी पे है और 2 kg 4 मीटर की दूरी। अच्छा एक काम करो, रेशियो निकालो, सेंटर ऑफ मास का जो 1 kg से है और सेंटर ऑफ मास का जो 2 kg है, इसका रेशियो, जब आप रेशियो कैलकुलेट करोगे तो 8:4, यानी कि ये रेशियो आ रहा है 2:1 रेशियो आ रहा है। चौंकने वाली क्या बात है, आ गया होगा 2:1 आ गया होगा रेशियो। मैंने कहा ठीक है, एक दूसरा सवाल करो, चलो एक और सवाल करो। और सवाल में यहाँ पे हम 2 kg मास रखते हैं और यहाँ पे हम रखते हैं 3 kg मास, और इनके अपन रख लेते हैं 10 मीटर। मैंने बोला जल्दी से कोऑर्डिनेट बताओ, 2,0 माना, जा गया 10,0, जल्दी से XUM निकालो। जैसे तुमने XUM यहाँ पे कैलकुलेट किया, XUM = 2 × 10/5, आ गया 6, YCOM आ गया, यानी कि सेंटर ऑफ मास है वो 6,0, यहाँ पे 6,0 पे है। इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर आप बोलोगे कि 2 kg सेंटर ऑफ मास के 6 मीटर पे है और वही सेंटर ऑफ मास अपने 3 kg से, या सर 10 में से 6 घटाओगे तो 4 मीटर के डिस्टेंस। मैंने बोला रेशियो निकालो, सर 6:4 का रेशियो आ रहा है, यानी कि 3 इसका रेशियो आ रहा है, काट दो 3, यहाँ रेशियो गौर कर रहे हो, मास 2 kg 1 kg, रेशियो आया 2, मास 3 2 kg, रेशियो आया 3। कंक्लूजन ये है बच्चा, कंक्लूजन ये है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 मास सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 मास सिस्टम डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द मासेस, इन अपोजिट मास रेशियो। अब मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूं इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास m1 और m2 दो मासेस और इनके बीच की दूरी d है, और अगर सेंटर ऑफ मास यहां पे लाइक ये वाला दूरी जो होगा, अगर इसको आप d1 बोलते हो, तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास, इसको m2:m1 रेशियो में डिवाइड करा होगा। सेंटर ऑफ मास इस d को m2:m1 रेशियो में डिवाइड करा। कई लोगों को d1 और d2 कैलकुलेट करना नहीं आता, रेशियो में डिवाइड करा। अगर मुझे d1 निकालना हो या मुझे निकालना हो, कैसे निकालना बताओ आप, तो ये बताओ d1 और d2 निकालेंगे कैसे, ध्यान रखना अपोजिट मास रेशियो। अगर तुम्हें d1 निकालना, ये लिखना m2 डिवाइडेड बाय टोटल मास टू टोटल दूरी। अगर तुम्हें d2 निकालना है तो m1 डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू d,
डायरेक्टली आप d1 d2 कोई चक्कर ही नहीं है कि आप एक्सिस बनाओ कोऑर्डिनेट के बाद d1 करने की आवश्यकता ही नहीं है। एग्जांपल देखो जैसे मान लो ये मेरा 3 kg और ये मान लो मेरा 2 kg 25 मीटर दूर है। सवाल पूछा कि सेंटर ऑफ मास 2 kg ये सवाल यानी क्या बोला अपोजिट मास रेशियो पे डिवाइड करता है तो 2:3 पे डिवाइड करेगा। अगर तुम्हें d1 कैलकुलेट करना है तो 2 डिवाइडेड बाय 2 + 3 5 तो टोटल डिस्टेंस 25 10 मीटर। अगर तुम्हें d2 कैलकुलेट अपॉन 5 25 15 बस ये सेंटर ऑफ मास दोनों मासेस को अपोजिट मास रेशियो पे डिवाइड करते हैं। लेकिन ये जो ट्रिक है, ट्रिक बोल दो, रिजल्ट बोल दो, जो भी रिजल्ट है सिर्फ दो मासेस, दो से अगर ज्यादा मासेस हो फिर तो आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेट मानना है ऑफ मास का। देन वही अपना फार्मूला m पूरा प्रॉपर करो, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, जिस मास से निकालनी है उसके बाद निकालो, वहां कोई ट्रिक। लेकिन जहां दो मासेस हो याद रखना सेंटर ऑफ मास अपोजिट मास रेशियो में डिवाइड करता है, जहां से आप ये हमने आपके रिजल्ट निकाल दैट इट समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल हो गया, बहुत सिंपल। अब आप कोऑर्डिनेट मानने के बाद आप प्रॉपर निकाल, इतना अकेला क्यों करते? डायरेक्टली अपोजिट मास रेशियो में डिवाइड होगा, मैं तुरंत दूंगी है कि नहीं? ठीक है ना? कैसे दो मासेस के लिए चलिए यार अभी हमने ये चीज सवाल में जब भी सेंटर ऑफ मास रहेगा तो मैं ऊपर सवाल में कभी भी ऑफ मास का सवाल पूछते तो दो ही बातें बोलते, क्या बोलते हैं? एक तो वही बोलता है भाई ये सब कोऑर्डिनेट ओरिजिन आपका पता है, ओरिजिन पता रहेगा कोऑर्डिनेट, और अगर ओरिजिन वो क्या बोले m1 से m2 ऑफ मास आपके ऊपर कोऑर्डिनेट आप सॉल्व। चलिए करते हैं आज का पहला सवाल। सिंपल सा सवाल है, ओरिजिन दे दी, सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट पूछा, ये सारे मासेस लगा दिए। अब हम कैसे निकाल समझा टोटल कितने, टोटल यहाँ पे 8 मास है। सबसे अपने ओरिजिन सभी मासेस कोऑर्डिनेट देखो, जैसे ये 2m है, ये y एक्सिस पे लाई कर, x और z इसका 0, 2m का। अच्छा क्यूब का साइड कितना है? क्यूब का साइड a एज्यूम, तो क्यूबिकल बॉक्स का साइड a इज। अब मुझे इस 2m का कोऑर्डिनेट निकालना है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो x में y में और z में 0 ये इसका कोऑर्डिनेट। अगर मुझे इस m का कोऑर्डिनेट m पे y में x में z में x में a y में z में z हो गया इधर वाला सामने वाला। अच्छा सर इस मास पे पहुंचने के लिए क्या करना? इस मास पे x में y में z में का कोऑर्डिनेट हो गया a, 1। अगर मुझे मास पे z वाले पे तो x में करना पड़ा, y में कुछ भी करना पड़ा, z में अपने को a आना पड़ा, 2,0 a। इस तरीके से इस मास की बात करें x में z में x में y में। अब सभी मासेस का मैं निकाल के क्या ही बताऊं, तो ओरिजिन हो गया, इन दोनों का बचा हुआ है। तो आज जब तुम निकाल लो, जैसे इसका अगर मेरे को निकालना हो देखो कि यहां पर पहुंच यहां पर मेरे z में y में a, और अगर मुझे x a, 0 अपनी ओरिजिन के रिस्पेक्ट सारे कोऑर्डिनेट, तब तुम्हारे लिए सवाल करना बहुत जहां x m1 x प्लस m2 मासेस अपॉन m1, सिमिलरली y cm लिखना और सिमिलरली z c कल आंसर का मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं कि मैं इसका आंसर सब कुछ लिखने के बाद क्या हमारी जिम्मेदारी है सब कुछ लिखना स्टार्ट कर दूं तो अपना टाइम वेस्ट होगा। और सवाल अब ये सवाल है, ये क्या दिया हुआ है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड दिया हुआ, हर एक कोने पे एक मास रखा, m 2m और m है, ओरिजिन दे दिया ये 0,0। अगर ये 0,0 तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा इस वाले का? सोचो x में a y में 0, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x में a by 2, y में कितना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट होता है √3/2। आपको नहीं निकाल लो, इसका कोऑर्डिनेट हो गया √3, सभी का कोऑर्डिनेट आ गया। अब सीधा फार्मूला लगाओ x m1 into प्लस 2m into a प्लस m into a by 2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है? 4m। अब ये तो 0 हो गया, ये 2ma हो गया, ये ma by 2 by 2 5 na by 2 और यहाँ पे 4m है, m गया, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 5 by 4 2 x कोऑर्डिनेट 5a यहाँ पे होगा पता नहीं। अगला मैं y cm बता दूं, y cm के लिए पहला m प्लस दूसरा 2m into 0, 2m के लिए 2 है, लेकिन सर उस m के लिए ये कितना है? ये है √3 by 2 डिवाइडेड बाई टोटल मास आ गया, m से m गयो, बाकी तो मेरा कितना आ गया बताओ भाई, बाकी का ऐसे करके आप ओरिजिन आपको पता रहेगा, बाकी का कोऑर्डिनेट लिखना सेंटर ऑफ मास। ऐसे कई सवाल भरे पड़े हैं आपके, आप देख लेना बुक मेरे सामने सवाल भरे पड़े। अब जैसे ये सवाल तो यहाँ तो वेक्टर दे दिया, पोजीशन वेक्टर दे दिया, अरे तो क्या घबराने की क्या बात है? कोऑर्डिनेट दे दिया तो कर लिए, पोजीशन वेक्टर देने में क्यों? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं बोलूं भाई अपना ये मास m1 है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो क्या मैं ये बोल नहीं सकता कि इस मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो x1 i कैप प्लस y1 j? ऐसा नहीं बोल भाई, ये जो मास m2 है, सपोज कर ये x2 y2 है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है r2, क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता ये x2 i कैप प्लस y2 j? जब आपको पोजीशन वेक्टर पता है तो आपको सेंटर ऑफ मास भी तो पता होगा। r ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी गिवन बाय m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस, दिस इज द फार्मूला फॉर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का। अब ये सवाल देखो, आपको हर एक मास का पोजीशन दिया हुआ है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है, तो RCOM विल बी गिवन बाय देखना 1 kg है तो 1 into i प्लस a प्लस 2 प्लस 2 kg है माइनस 2i प्लस
ए माइनस, और एक और 3 kg है, 3 में क्या है माइनस जे प्लस 3 डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो 5 हो गया, खत्म हो गया। अब ये कोई भी कैलकुलेशन कर, और यहाँ पे आई आ रहा है, यहाँ माइनस 4 आई आ रहा है, माइनस 3 आई आ गया, यहाँ पे कोई आई का टर्म नहीं है, तो ये आ गया माइनस माइनस 3। ये की बात करें, यहाँ जे है, यहाँ 4 जे है, तो 5 जे हो गया, 5 जे में हटा दो तो 2 हो गया। अब के की बात करते हैं, सर ये 2 के है, ये माइनस 2 के है गया, और सर यहाँ पे 9 के अपॉन 6, दिस इज द पोजीशन ऑफ मास। बस वही करना है, बस ये फार्मूला, वही सेम फार्मूले को तो घबराने की बात थोड़ी है, तरीके से लिखिए। कई बार वो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर की जगह सीधा कोऑर्डिनेट ही दे, कुछ पिक्चर ड्रॉ किए बिना, ठीक है। यहाँ पे अपने को निकालना है x सीक्वेंस m1 * 0 1 * 0 प्लस m2 * 1 प्लस 3, तो अपॉन टोटल मास 3 तो 5 1 आ गया, जा गया 2/6 यानी कि 1/3। YCM की बात कर लेते हैं, YCM कितना आ गया 1 * 0 प्लस 2 * 2 प्लस 3 * 5 डिवाइडेड बाय 6, 15 प्लस 4 19/6। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, सवालों को वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ये तरीका एक्सप्रेस करते हैं आप वेक्टर फॉर्म में कोऑर्डिनेट बना के दे देगा अपने को, बाकी सब फार्मूला, ये भी वही सवाल था। या फिर वो डायरेक्टली बोल देगा कि m1 से उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, डायरेक्टली पूछ, वहां पे क्या करें, ऐसे करना पड़ेगा, हमारे पास चॉइस नहीं है कि नहीं। तो एक बात तो समझ में आ गया, जब भी पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास निकाल, बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल, आप पीवाईक्यूज लगाना आराम से लगाना। नेक्स्ट पड़ाव पे आते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे ऑफ एक बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटीन्यूअस बोलते हैं कई लोग डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड मास। अब डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम कुल प्रकार, जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड मास होते हैं, ये है पेन, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, पॉइंट मास नहीं है, अच्छा खासा लेंथ है। ये बुक एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, अच्छा खासा एरिया डिस्ट्रीब्यूट, ये माइक का होल्डर, माइक जो भी है, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, अच्छा खासा वॉल्यूम है। अभी तक हमने जितनी बात की वो सारे पॉइंट मासेस, छोटे छोटे पॉइंट मास। अब जो हम बात करने वाले वो ऐसे मासेस की बात करने वाले, जैसे रॉड है, रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां, इस बुक का सेंटर ऑफ मास कहां, ऐसी बात करें। डिस्ट्रीब्यूटेड मास में 3 प्रकार का डिस्ट्रीब्यूट, 3 प्रकार का। सबसे पहला होता है लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूट, क्या होता है लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूट, सबसे पहला, जो कि डिफाइंड होता है लेम्डा। लेम्डा क्या होता है, लेम्डा को बोलते हैं लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, एंड लेम्डा इज डिफाइंड एज dm अपॉन, याद रखना जो यहां पे लिख रहा हूं बहुत ज्यादा, बस समझ लो, लेम्डा इज डिफाइंड एज dm अपॉन d, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन में लेम्डा डिफाइन होता है, लेम्डा को बोलते हैं लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। लेम्डा को क्या बोलते हैं, लेम्डा को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तब किसके लिए डिफाइन होता है, जैसे कि मान लो रॉड है, ये रॉड है, इस रॉड का मास और लेंथ, तो ऐसे जो भी सिस्टम हो जिनका सारा मास एक लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे सिस्टम का नाम होता है, रॉड का थिकनेस नेग्लिजिबल है, जो भी मास है इस लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा, और इसके लिए लेम्डा डिफाइन होता है। लेम्डा को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, लेम्डा को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। लेम्डा क्या होगा, डीएम अपॉन डीएल, डीएम अपॉन डीएल, ये अपॉन डीएल को और अच्छे से समझना है। यूं मानो कि हमने एक बहुत छोटा सा हिस्सा लिया जिसका लेंथ डीएल है, और इस छोटे से हिस्से का मास डीएल, लेम्डा इस छोटे से हिस्से का जो डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो मास पर यूनिट, डेंसिटी बोले तो मास पर यूनिट लेंथ, जैसे 100 मीटर लंबी रस्सी का मास 50 केजी, तो 1 मीटर रस्सी का मास कितना होगा 50/100, 1/2 केजी हो, तो 1/2 केजी पर मीटर इज लीनियर मास डेंसिटी। पर यूनिट मास का कितना, पर यूनिट लेंथ का कितना मास है होता है, आई बात समझ में, कितना लेम्डा होगा, डिफाइन कैसे, m अपॉन डीएल, समझ में आ गया होगा बात, चलो लीनियर मास डेंसिटी अपॉन डीएल, बस अभी डेफिनेशन याद करो, बाकी आगे बताऊंगा कैसे काम करना है अभी, ठीक है। आगे बात करते हैं, लेम्डा डिफाइन हो गया, m अपॉन डीएल। अरे और सेकंड कैटेगरी जो होता है सुपरफिशियल मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास एरिया मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या होता है समझना, जैसे मान लो मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है, ये प्लेट है, जिसका मास m है, एरिया a है, या कोई सर्कुलर प्लेट है, कोई भी प्लेट हो, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल हो, ये सारे मासेस हमें बोलते हैं एरिया मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं सिग्मा को, सिग्मा को बोला जाता है एरिया मास, और ये डिफाइंड होता है dm अपॉन d, दिस इज डिफाइंड एज m अपॉन d, डेफिनेशन इज dm अपॉन d, जैसे कि ये डिफाइन कर dm अपॉन d, जैसे कि मान लो एक छोटा सा एरिया पकड़ा, छोटा सा एरिया पकड़ा, इसका मास dm है, और जिसका एरिया d है, सिग्मा ऑफ दिस स्मॉल एरिया m अपॉन d, मास डिस्ट्रीब्यूशन, और सिग्मा एरिया हर नंबर पे जो आता है उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक मास। वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, जहां पे एक वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि एक क्यूबिकल बॉक्स ले, ऐसा मान लो बॉक्स, जहां सारा मास इस क्यूब के अंदर भरा पड़ा है, या एक सिलेंड्रिकल मास ले लो जहां वॉल्यूम हो। अब यहां पे क्या, यहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं रो, रो को क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी बोलते हैं रो। अब रो कैसे डिफाइन होता है, रो इज डिफाइंड एज m अपॉन, रो इज डिफाइंड एज m अपॉन d, छोटा सा मास पकड़ा, इसका मास dm, वॉल्यूम d अपॉन dv, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड मास कुल 3 कौन कौन से होते हैं, एक होता है लीनियर मास, यहां पे लेंथ में मास, एक होता है एरिया, और तीनों का डेफिनेशन, ये डेफिनेशन से मैं कभी हिलूंगा नहीं, याद रखना ये डेफिनेशन बिल्कुल फिक्स है, यही डेफिनेशन। जब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे इसकी जगह पे तुम पढ़ोगे चार्ज, लीनियर चार्ज या लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहां m की जगह पे q आ जाएगी, dq अपॉन d अपॉन dm, सॉरी dq अपॉन d, dq अपॉन dl क्या आ जाएगा,
तो मास चार्ज से रिप्लेस, तो तीन तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक, वही कंसेप्ट, वही डेफिनेशन, मास इज रिप्लेस बाय, समझ में आ गया होगा। अब ये सेंटर ऑफ मास की हम बात, सर इनका सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो कैसे निकाल, हम इनकी बात करने वाले, ठीक है। अब याद देखो, पॉइंट मास का तुमने, पॉइंट मास का ये फॉर्मूला याद कर लिया, फॉर्मूला याद कर लो। अब अपन बात तरीके के मास डिस्ट्रीब्यूशन, अब से फॉर्मूला बहुत सारे सेंटर ऑफ मास ऑफ मास होता है, इसका डेप्थ बड़ा कैसे डिफाइन, जैसे मान लो मेरे को x स्क्वायर ऑफ डी डिवाइडेड बाय इन, कई लोग यहां पर आते आते डोंट वरी आपके लेवल पे क्या काम है बता देता हूं, कल को ये मत बोलना कि सर आपने वो फार्मूला नहीं, एम वाई अपॉन इन, और अगर z भी रहे ऑफ डी z भी रहे तो होता है ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फार्मूला, फार्मूला यूज सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं, बेसिक एग्जांपल है वो है बेसिक एग्जांपल, रॉड का हमें पता है, रॉड का मास बिल्कुल एग्जांपल ले रहा हूं, बात करते हैं, ये रॉड है, ये रॉड है। अब यहां वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो वर्ड यूज करेगा ना तो फिर प्रॉब्लम आएगी, वर्ड क्या यूज, लेमडा कांस्टेंट, यानी कि वर्ड में अगर आपने यहां पे dx लेंथ लिया उसका जो मास होगा और यहां पे जो लोगे उसका जो मास होगा, हर dx लेंथ का मास सेम हो, बिल्कुल यूनिफॉर्मली, प्यार आराम से, बिल्कुल लेमडा क्या, अगर लेमडा कांस्टेंट, मेरी बात समझना, अगर लेमडा कांस्टेंट है, लेमडा क्या होता है, लेमडा होता है dm अपॉन dl, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, dm इज इक्वल्स टू लेमडा dl, dm का इंटीग्रेशन, लेमडा कांस्टेंट है dl का, और लेमडा अभी है अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत प्यारे तरीके से हर पॉइंट पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कांस्टेंट बच्चा, अगर लेमडा कांस्टेंट नहीं होगा, जैसे एग्जांपल देखो, एक छोटा सा एग्जांपल दिखा लो, अपन बहुत डीप में नहीं जाएंगे, अगर लेमडा ऐसा दिया है लेमडा नॉट एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स के साथ लेमडा बदल रहा है, यहां पे ज्यादा मासेस मिलेंगे, यहां थोड़ा कम मास, लेंथ के यहां पे मास ज्यादा मिलेगा, बोलते हैं नॉन यूनिक। इस केस में जब आपको पूरे रॉड का मास निकालना है, रॉड का मास निकालना है, इसी फार्मूले से देखो, m इज इक्वल्स टू लेमडा dx, रिलेशंस दो से लेके m इज इक्वल्स टू, देखो लेमडा क्या है, लेमडा नॉट एक्स, लेमडा नॉट को बाहर रखो, x स्क्वायर dx दो से लेके, जैसे करोगे आ जाएगा लेमडा नॉट l क्यूब बाय 3, ये रॉड का तभी का कौन क्या हुआ सवाल, का कौन का को m का को बाय l, अगर सिग्मा कांस्टेंट का को m अपॉन एरिया, अगर रो कांस्टेंट m अपॉन v, बस समझ लो, हां ऐसे लिख, बात खत्म, ज्यादा अपन दिमाग नहीं लगाएंगे, बस ये बात में समझ में आनी चाहिए, के ऊपर सवाल बहुत कम आएगा, नहीं के बराबर, पता होना बहुत, सवाल तो नहीं आएगा, सवाल जो आएगा वो मैं कहूंगा, पता होना चाहिए, मैंने वो जो समझ में आ गया होगा आपको, लेमडा कांस्टेंट होगा तो क्या करेंगे, और लेमडा अगर वेरिएबल होगा तो क्या करेंगे, अगर लेमडा कांस्टेंट है तो लेमडा कैंडिडेट बाय l, तो बताइए थोड़ा सा चीज मैंने हो सकता है दिमाग के ऊपर चली, सारी बातें बता दी, ऐसा हो गया, फाइन, नो प्रॉब्लम, मैं सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, फार्मूला तो कुछ भी नहीं, इंटीग्रेशन, और दूसरा कि लेमडा अगर कांस्टेंट तो m बाय l, इतना ध्यान रखना, रीजन क्या है, अब जो मैं सबक में बताने वाला हूं इन्हीं के ऊपर बेस्ड, इन्हीं फार्मूलेस के ऊपर बेस्ड, समझना, जैसे मान लो मुझे रॉड का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट, रॉड का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट, पहला ऐसे सवाल पूछता, भाई तुम्हारे पास एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ क्या है, जल्दी से इसका सेंटर ऑफ मास निकाल, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया कि लेमडा जो है वो कांस्टेंट है, और अगर लेमडा कांस्टेंट मेंशन कर दिया तो लेमडा को आप m बाय l लिख सकते, तरीका क्या है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आपने ये फार्मूला बताया, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास का जो सेंटर ऑफ मास है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ dmx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन, और y निकालना है कोई, तो dm है क्या, dm है उस छोटे से एलिमेंट का मास, यहां से x डिस्टेंस पे dx चौड़ाई का एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ रहे हैं, जिस एलिमेंट का मास, इस एलिमेंट का मास क्या है, मैं क्या कर रहा हूं कि यहां अगर एलिमेंट का मास dm है तो मुझे पता है कि लेमडा होता है dm अपॉन dx, लेमडा होता है, तो यहां से dm आ गया लेमडा x, ये dm आ गया, अब फार्मूला यूज, अगर ये 0,0 है तो इस dm मास का जो कोऑर्डिनेट है वो x,0 होगा, ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है रॉड x एक्सिस, ये 0,0 है तो dm मास का कोऑर्डिनेट कितना x,0, अब इस फार्मूले को मैं यूज कर, फार्मूला देखना, xcom इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, dm है लेमडा dm इनटू x डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, यानी कि लेमडा, कहां से कहां तक, सर लिमिट बदलेगा 0 से लेके, तो लेमडा से लेमडा गया, बाहर निकालोगे कांस्टेंट, लेमडा की वैल्यू कांस्टेंट, लेमडा से लेमडा गया, अंदर में आ गया x dx का इंटीग्रेशन 0 से लेके, और नीचे में आ गया dx का इंटीग्रेशन, x का dx का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाय 2, यानी कि l स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय l, यानी कि आ गया l बाय, और यही आप लोग याद करते हो, क्या याद करते हो, इसे ऐसा है ना कि रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बिल्कुल बीचों बीच होता है, और बिल्कुल बीचों बीच बोले तो l बाय 2,0 पे होता है, हमने यहाँ पे करके यही चीज को निकाला, इस फार्मूले का यूज कर, रीजन क्या था बताने का, कि कभी सवाल में मान लो हमने थोड़ा सवाल चेंज कर, इसी सवाल को हल्का सा चेंज,
ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज करेंगे, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं नीट में, लेकिन हाँ इतना पूछ सकता है आपके सिलेबस में, सवाल नहीं है बट सिलेबस में कि सपोज करो एक रॉड है 2,0 है, इस रॉड का मास m है, लेंथ l है, लेकिन जो लिम्डा है वो लिम्डा नॉट x। अब की बार लिम्डा कांस्टेंट है, बोला फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ, पूछ कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एलिमेंट चूज करो कि सर x डिस्टेंस पर dx चौड़ाई का एक छोटा सा एलिमेंट मान, सर इस एलिमेंट का dm जो होगा अभी आपने बताया वो लिम्डा dx के बराबर होगा, dm आपको पता है क्या? नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला xcom इज इंटीग्रेशन ऑफ dm(x) डिवाइडेड बाय dm क्या आ गया? लिम्डा dx तो से लेके तक अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm 0। देखते रहना, तुम देखते रहना बस। xcom इज लिम्डा क्या है? लिम्डा नॉट को लिखा लिम्डा नॉट x इनटू x dx डिवाइडेड बाय dm लिम्डा नॉट x इनटू dx लिम्डा dx, लिम्डा को लिख दिया लिम्डा नॉट x, इसका इंटीग्रेशन l, इसका इंटीग्रेशन लिम्डा नॉट से लिम्डा नॉट गया, लिम्डा नॉट इज दिस लिम्डा नॉट इज कट गया, ऊपर में आया x नीचे में आया x स्क्वायर dx, 2 से लेके l में आया x स्क्वायर dx, 2 से लेके ये आ गया l की पावर 4/4 और ये आ गया l क्यूब बाई, जैसे करोगे ये आ जाएगा 3l/4। अब कहां सेंटर ऑफ मास l/2 पे लाई कर रहा है? अब सेंटर ऑफ मास 3l/4 पे लाई कर रहा है, कोऑर्डिनेट 3l/4, 0 है, तो लिमिट के बदलने रॉड यूनिफॉर्म मास का हो, इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म, ये रॉड नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई l/4 तरीका है। एलिमेंट चूज करते हो, डायरेक्टली फार्मूला यूज करते हो, फार्मूला यूज करने आपको आना, ये इंपॉर्टेंट, ज्यादा टफ सवाल घर पे देखना, तरीके से बैठ के इत्मीनान से ट्राई करना, एक दो सवाल समझ आ जाए, कोई लोड नहीं। बेसिक डेफिनेशन का यूज हो रहा है, डेफिनेशन क्या है भाई? ये सब लिम्डा का डेफिनेशन या लिम्डा कांस्टेंट होगा तो m/l लिख सकते हैं, लिम्डा कांस्टेंट ये बेसिक डेफिनेशन, और कहीं कुछ यूज अपने ऐसे करना, चलो ठीक है भाई। अब मैं जो भी सिस्टम की बात, सारे सिस्टम का जो मास होगा बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अब मैं कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास लिख रहा हूं, काफी स्टैंडर्ड होते हैं हमारे फिजिक्स में, तो स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है? डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आपको सिर्फ ये वैल्यूज, तो मैं बात करने वाला हूं सेंटर ऑफ सम स्टैंडर्ड मास की बात करें, और स्टैंडर्ड होगा सबसे पहला रॉड, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, रॉड का अगर मास m है l है तो इसका सेंटर ऑफ मास l/2, 0 पे लाई कर रहा होगा, बिल्कुल सेंटर पे, ये आपको ऑलरेडी याद रखना। मैं जिसकी बात कर रहा हूं तब यूनिफॉर्म की बात, नॉन यूनिफॉर्म की बात इतना भी एग्जांपल में लिखने सारे का मास बिल्कुल। दूसरा मैं बात करूंगा हाफ रिंग, मैं किस बात करूंगा? हाफ रिंग, जिसका मास m, सेंटर से जो हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है वो y हाइट पे है, और y की वैल्यू होती है r/π, y की वैल्यू क्या होती है? 2r/, सेंटर से y हाइट। सर फुल रिंग का तो आपने बताया गधे, फुल रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही तो लाई करे, बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, क्या सेंटर ऑफ मास इसके ऊपर ही लाई करना है? बिल्कुल जरूरी नहीं, देखो सेंटर ऑफ मास हवा में लाई, यहां पे लाई कर, ऊपर लाई नहीं, ध्यान रखना ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं, सेंटर ऑफ मास जो है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाई, बाहर भी लाई कर, हाफ रिंग का आपको याद रखना है। उसके अलावा और किसका याद रखना है? हेमिस्फीयर पे। पहले अपन बात करते हैं हॉलो हेमिस्फीयर, मास m है हॉलो, हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास सेंटर से y पे होता है, और यहां पे y की वैल्यू होती है r/2। चौथा अपन बात करते हैं सॉलिड हेमिस्फीयर, बात करते हैं सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास जो होता है वो कहां पे होता है? वो सेंटर से y हाइट पे हो, और y हो गया r/, y कहां पे होता है? r/, सॉलिड का। इसके अलावा और आप जान लो एक होता है हॉलो कोन का, हॉलो कोन की बात, हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास सेंटर से y हाइट पे है, और यहां पे जो y होता है वो h/। अब अपन बात करते हैं सॉलिड कोन का, जैसे मेरे को याद है वैसे ही आपको भी याद होना है, सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो y = h/4 पे, y = h/4। और भी कुछ शेप का बता दो, और शेप अगर मेरे को बताना हो तो मैं कौन कितने नंबर का हो गया? 7 नंबर की बात करता हूं। अगर सपोज करो सर्कुलर प्लेट का बता, सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? बिल्कुल सेंटर पे हो। दूसरा मेरे को अगर किसी रेक्टेंगल का बनाना, तो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहां? जहां डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे होंगे वहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास, जहां डायगोनल बाइसेक्ट। सर ट्रायंगल का बताओ, ट्रायंगुलर प्लेट, अगर आपके पास कोई ट्रायंगुलर प्लेट, तो ट्रायंगुलर प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके सेंट्रॉइड पे होता है। कहां पे होता है? ट्रायंगुलर प्लेट है, क्या है? प्लेट है, इसका सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड पे होता है। तो आपने हाफ सर्कुलर प्लेट का बताया, हाफ सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास सेंटर से y, सेंटर से y = 4r/, आपको याद होना चाहिए, इसकी सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, बहुत सिंपल है, खास नहीं है। याद क्यों करना है? रीजन क्या है ये मैं आपको आगे बताऊं, याद क्यों करना है, रीजन क्या है मैं ये थोड़ी देर में बताता हूं, बट फिलहाल आपको ये सारे प्लेट्स के सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे सब याद होंगे, कहां पे क्या लाई कर रहा है, हॉलो r/2 पे, r/8, हाफ प्लेट, फुल प्लेट का तो आपको पता ही है। रीजन क्या है कि सपोज को सैंपल देता हूं, सैंपल दे, उसने बोला फाइंड द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, और उसने रॉड का कॉम्बिनेशन दे दिया, उसने बोला कि मेरे पास 4 रॉड ऐसे करके कंबाइन, 4 रॉड ऐसे करके, ये मेरा x है और ये मेरा 4 रॉड ऐसे करके, इसका मास m लेंथ l, मास 2m लेंथ l, मास m और मास 2m लेंथ l। अब सवाल ये पैदा होता है, अभी तक आपने हमें इस तरीके के जो सवाल करवाए थे वहां पे सारे पॉइंट मास थे, यहां तो कोई पॉइंट मास नहीं है, यहां तो चारों रॉड हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। अब से इनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाले? एक रॉड का सेंटर ऑफ मास मुझे पता है सेंटर पे होता है, बाकी कैसे निकाले? जब भी इस तरह के को सॉल्व करने का एक तरीका हो, वो तरीका क्या होता है बच्चा? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरे रॉड को रिप्लेस करना है एक छोटे से पॉइंट से,
कहां पे? इस रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा L/2। तो एक पॉइंट मास M से जो कि L/2, 0 पे है, इस पूरे रॉड को रिप्लेस करना है इस पॉइंट मास से जो पॉइंट मास 2m मास का है। कहां पे है? x में L, y में L/2, x में L, y में y2। इस पूरे रॉड को सिंगल पॉइंट से रिप्लेस करना है जो पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है इसके सेंटर ऑफ मास पे, x में L/2, y में L। ये पॉइंट कुछ यहां पे लाई कर रहा है L/2, L। इस पॉइंट का मास m। इस पूरे रॉड को इस पॉइंट मास से रिप्लेस करना है जिसका मास 2m है, पॉइंट है 0, m। पॉइंट कहां होगा? अब आपके पास 4 पॉइंट मास, चारों पॉइंट मास का आपको कोऑर्डिनेट, अब सेंटर ऑफ मास नहीं, फार्मूला आपको नहीं, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला है x o m, m इन L/2 प्लस 2m इंटू L प्लस m इंटू L/2 प्लस 2m इंटू 0 डिवाइडेड बाई टोटल मास। और टोटल मास कितना है बच्चा? टोटल मास अपना है, टोटल मास कितना है? टोटल मास अपना है 2m प्लस 2m 4m, और ये आ गया जल्दी। अगर y COM निकालो तो हम क्या कर देंगे? m इंटू 0 प्लस 2m इंटू L/2 प्लस m इंटू L प्लस 2m इंटू L/2 अपॉन, यहां से तो हर मास का सेंटर ऑफ मास पता होगा तो आप रिप्लेस कर दोगे पॉइंट मास से, और पॉइंट मास का कोऑर्डिनेट लिखकर सेंटर ऑफ मास निकालना तो आप लोगों को ऑलरेडी आ, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। कुछ और एक दो एग्जांपल करवाओ तब मजा आएगा, ऐसे में थोड़ा कम चमक रहा है। चलो एक एग्जांपल और कर लो। एग्जाम में ऐसे सवाल पूछता तो नहीं है, चांसेस है पूछ, सवाल बहुत टफ नहीं है पर बनेगा ही नहीं, बन सकता। तो एक ऐसे सवाल देता हूं, हमारे पास एक अजीबोगरीब सा पिक्चर, ऐसे करके किसी बच्चे का खेलना टॉय है, बच्चे की वाइट है, ये भी सॉलिड है लेकिन ये हॉलो, सॉलिड ये, इस वाले का जो रेडियस वो 2r की बना, मास कितना है? मास 4m, और इस वाले का जो हॉलो है इसका मास m और रेडियस मास 4m रेडियस, और ये हॉलो है। बोला इसको 0,0 मानकर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मैं इसको रिप्लेस करूंगा अपने लाइन से, ये है मेरा 0,0। सर हॉलो वाले का सेंटर ऑफ मास r/2 ऊंचाई पे होता है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,r/2 मास m। सर सॉलिड वाले का सेंटर ऑफ मास नीचे होगा 3r/8 पे, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, नेगेटिव में जा रहा है -3, रेडियस 2r है और मास कितना है 4m। अब क्या बचा सवाल? नहीं कर सकते, x कोऑर्डिनेट तो ऐसे भी 0 है, y कोऑर्डिनेट लगेगा तो y COM इज m इंटू r/2 प्लस 4m माइनस 2 से 4 में काट r/4 डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी कि एक लाइन का सवाल, एक लाइन का। अगर आपको इनके सेंटर ऑफ मास पता होगा, पॉइंट मास से रिप्लेस करना, कोऑर्डिनेट डालना है। सवाल नहीं पूछा है, पूछ सकता है क्योंकि 2 लाइन के सवाल है, क्यों नहीं पूछ सकता? जब सिलेबस में मेंशन है आना चाहिए। कैसे करते हैं? मैं कहां बोल रहा हूं इंटीग्रेशन करने के लिए, आपको बस इतना याद रखना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है, फार्मूले में डाला है, आंसर आ गया। ना बस बताओ एक सवाल। अब एक एग्जांपल और करो, सर्कुलर प्लेट का एग्जांपल दे रहा हूं, सर्कुलर प्लेट का एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरे पास ये सर्कुलर प्लेट, इस प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट है, एक प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट को ऐसे करके, छोटे वाले प्लेट का जो है मास m है और बड़े वाले प्लेट का मास 4m है। छोटे वाले का रेडियस है r और बड़े वाले का रेडियस कितना है? एक प्लेट के ऊपर प्लेट को रख दिया। उसने बोला जल्दी से सेंटर ऑफ मास बताओ, अगर ये बड़े वाले का सेंटर 0,0 है तो सेंटर, ये सवाल मैंने तुरंत एक्सिस बनाया, मैंने बोला बड़े वाले का सेंटर है 0,0 तो बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन पे लाई करेगा, बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन पे लाई करेगा तो ऑरिजिन पे 4m को बैठा दिया। छोटे वाले का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई करेगा जो कि ऑरिजिन से r डिस्टेंस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया r,0 और यहां m बैठा दिया। फार्मूला आता है x COM का फार्मूला आता है क्योंकि y COM तो ऐसे भी 4m प्लस r इंटू m डिवाइडेड बाय टोटल मास 5, कितना आ गया? ये हमारा आ गया r/, यानी कि सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे लाई कर रहा होगा, कोऑर्डिनेट होगा r/5, इतना करना है बस। अब इसमें करने में क्या मतलब, ये नहीं कर सकते क्या तुम? इतना सिंपल सा काम नहीं कर सकते, मासेस पता होंगे, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट तुम्हें निकालना आता है, इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते, ये ऑरिजिन है तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये नहीं है कि नहीं? ऐसे कर, चलो ठीक है, ये भी कर लिया, समझ में आ गया हो क्या कर, आ गया हो कैसे कर। डिस्ट्रीब्यूट मास, सेंटर ऑफ मास लगभग इतना ही, लेकिन थोड़ा सा और पार्ट है, कटिंग वटिंग का कैविटी प्रॉब्लम है, अपन इसकी बात भी करें थोड़ी सी बात। तो बच्चों ऐसा है, नीट के आपके पीवाईक्यूज कैविटी वाला प्रॉब्लम दिया हुआ नहीं है, तो मैं वही सोच रहा हूं करवाऊं कि नहीं करवाऊं, अपन देख लेते हैं कि नेक्स्ट सेक्शन में होगा, आप बताना करवाना है कि नहीं करवाना, ठीक है? मुझे बता देना, देखते हैं अपन। वेल अब सेंटर ऑफ मास निकालना, क्या हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड मास का सेंटर ऑफ मास पता चल गया, अब क्या करें सर, अब क्या करें? वेल अब हम बात करने वाले हैं, थोड़ी बातें करेगा क्या होता है वर्क कर्नल कर्नल की बात, बाकी सेंटर ऑफ मास वाले अगर तुम्हें प्रकार की कोई है बता देना और उसको पालन करने का हल, बाकी ठीक है। मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा कुछ करने के लिए सिंपल, इट्स क्वाइट सिंपल। अच्छा एक बात बताओ, हमने सेंटर ऑफ मास में पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात, पोजीशन भाई ऐसा है, पोजीशन ऑफ मास बात करें भाई ऐसा है, अगर किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई m1 है जिसका पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर, कोई m2 है जिसका पोजीशन वेक्टर है r2, m3 जिसका पोजीशन वेक्टर है r3, तो हमें पता है कि जो r COM होगा वो बेसिकली m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m प्लस m, ये होगा, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब अपन थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास को डिस्प्लेस करते हैं और हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर, हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ
थोड़ी इसकी बात कर ले। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स के बारे में आपको बताऊं। जैसे एक बात बताओ, ये हमारा अर्थ है, जस्ट इमेजिन करो ये हमारा अर्थ है, और इसके ऊपर एक छोटा सा कोई बॉल रखा हुआ। इसका मास मान लेते हैं m1 और इसका मास मान लेते हैं कैपिटल है, इसका मास मान लेते हैं स्मॉल है और इसका मास क्या मान लेते हैं कैपिटल है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो अर्थ है वो इस मास को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा होगा, कितने फोर्स से खींच रहा होगा? क्या बात कर रहे हो? ग्रेविटेशनल फोर्स। और न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये मास भी इसको अपने सेंटर की तरफ खींच रहा होगा, सेम फोर्स F। सही बात है, ये भी इसको। अब अगर आपने इस दोनों को एक सिस्टम कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया? सिस्टम कंसीडर किया, तो इन दोनों मास का जो सिस्टम बना, उस सिस्टम के लिए Fg कैसा फोर्स होगा? एक्सटर्नल फोर्स होगा या इंटरनल फोर्स होगा? ये बताओ। उस सिस्टम के लिए Fg एक्सटर्नल फोर्स का, क्योंकि ये आपस में लग रहा है। उसी तरीके से सपोज करो ये एक इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है, सॉरी एक बोर्ड ऐसे रखा हुआ है, इस बोर्ड के ऊपर तुमने छोटे से ब्लॉक को ऐसे करके v वेलोसिटी दी, और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू, ग्राउंड फ्रिक्शन लेस है, ग्राउंड में कोई फ्रिक्शन नहीं, ग्राउंड इज फ्री। अब क्या होगा? सोचो क्या होगा अगर मैंने इस दोनों को एक सिस्टम माना, तो छोटे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा और बड़े वाले पे यही फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग नीचे वाले पे आगे, ऊपर वाले पे पीछे। ऊपर वाला आगे भागना चाह रहा है तो फ्रिक्शन क्या करेगा? इन दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव अपोज करेगा, तो इसमें पीछे लगेगा, इस पे आगे लगेगा। तो यहां पे जो फ्रिक्शन है, अगर तुमने इसको एक सिस्टम कंसीडर किया, इसको एक सिस्टम कंसीडर किया, यहां पे फ्रिक्शन कैसा फोर्स होगा? इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा? यहां पे फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स। लेकिन अगर सेम सवाल में तुमने इस छोटे से मास की, मेरा तो बस ये मास एक सिस्टम है, अगर तुमने इस छोटे से मास को ही सिस्टम मान लिया, तो जो Fg लग रहा है बच्चा, वो एक्सटर्नल फोर्स होगा, ना कि इंटरनल फोर्स। इस केस में Fg इंटरनल फोर्स, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स। ये सिर्फ इस लेवल पे लगा तरीके से। अगर तुमने सिर्फ इसको एक सिस्टम माना, तो यानी कि यहां पे जो F होगा वो इंटरनल नहीं होगा, वो एक्सटर्नल हो जाएगा। अगर दोनों को एक सिस्टम मानो, तो एक पे आगे एक पे पीछे, तो वो इंटरनल फोर्स। आगे बात समझ आ गया होगा, आई एम श्योर आ गया होगा। ठीक है सर, एक सिस्टम का चॉइस और सिस्टम के चॉइस के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स कैसे डिपेंड करता है, ये बात तुम्हें सर ऐसे डिपेंड पढ़ रहे हैं। ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ने के लिए समझना। एक्सटर्नल की बात होगी, समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल तुम्हें देकर समझाऊं, आइडिया लग जाए। जैसे मान लो दो बॉल जमीन पे रखे हो, दो बॉल जमीन, एक का मास m1 है और एक का मास m2। ये म्यूचुअल अट्रैक्शन दोनों के लग रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इसको अपनी तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इसको अपनी तरफ कितने फोर्स से खींच रहा है? तो इसको ये अपनी तरफ खींच रहा है, m1 डिवाइडेड बाय इन, जो कि d मान लेता हूं, अपॉन d स्क्वायर, और ये भी इसको सेम फोर्स के साथ खींच रहा है, m1 m2। अब यहां पे जो एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अगर मैंने इसको एक सिस्टम कंसीडर किया, तो मैंने एक सिस्टम तो इस सिस्टम के लिए जो मेरा F है वो एक इंटरनल फोर्स, ऐसा फोर्स है इंटरनल। अब मैंने क्या बोला, बात है ये दोनों एक दूसरे अपनी तरफ, इसका एक्सेलरेशन मैंने बोला सर इसका एक्सेलरेशन a1 मान लेते और इसका एक्सेलरेशन मान लो a1। जब तुमने a1 कैलकुलेट, a1 आया, देखना फोर्स अपॉन मास, मास किसका m1 का, क्या आया gm2 अपॉन d स्क्वायर। और जब तुमने a2 कैलकुलेट किया तो क्या आया भाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, क्या आया gm1 अपॉन, एक a1 भी हमने निकाल लिया और हमने एक a2 भी कैलकुलेट, दोनों इंटरनल फोर्स की वजह से कभी एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, कभी एक्सेलरेशन कैलकुलेट। अब समझना एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का मेन पर्पस क्या है, पर्पस समझना। एक बात बताओ, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर। जैसे तुमने पोजीशन वेक्टर की बात की, उसी तरीके से होता है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर। सर वेलोसिटी वेक्टर सेंटर ऑफ मास का क्या होता है बच्चा? वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है बस सिंपल m1 v1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये भी मासेस है, मासेस है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, क्या होता है बच्चा? m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m, सब कुछ डिफाइंड होता है, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, सब कुछ डिफाइंड होता है सेंटर ऑफ मास। पोजीशन, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो एक दो सवाल में इसका एग्जांपल करवा देता हूं, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मैं एक एग्जांपल करवा दूंगा, आइडिया लग जाएगा। एक एग्जांपल अपन देखते हैं वेलोसिटी, एग्जांपल अपन, या एक ही एग्जांपल अपन देंगे ना, तो सब कुछ आ जाएगा। तो था तो मान लो मेरे पास एक बॉल है, इसका मास है 2, ओके जी, हमने इसको क्या किया 10 मीटर पर सेकंड का 37 डिग्री सपोज, और मेरे पास एक दूसरा मास है, इसका मास है 1 केजी, इसको हमने 20, और सवाल है पूछ दिया फाइंड वेलोसिटी ऑफ मास, ऐसे पूछ। अब सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पहले वाले बॉल की वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखें। अब 10 है, 10 का ये कंपोनेंट कितना होगा 10 cos 30, cos 37 होता है 4/5, और ये कंपोनेंट होगा 10 sin 30, देगा 10। उसी तरीके से 20 का ये कंपोनेंट हो जाएगा cos 50, 20/5, और ये कंपोनेंट हो जाएगा 20 sin 53, 20। अब जैसे हमने VCM देख लिया, ठीक है, VCM निकालना है आपने, पहले मैं V1 की बात करूं, V1 वेक्टर इज गिवन बाय 8 I कैप प्लस 6 V1 वेक्टर। सिमिलरली V2 वेक्टर इज गिवन बाय, देखना, -12 I कैप प्लस मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, व्हिच इज गिवन बाय m1 into v1 प्लस m2 into v2 -12 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कितनी, यही करना।
वही फंडा है, सेम करना है। v1 वेक्टर लिखा, अब देखो ये 16 आ गया, ये -12 आ गया, ये आ गया 4i, ये 12j और ये आ गया तुम्हारा +16j, तो ये आ गया 28j डिवाइडेड बाय 3, आ गया सेंटर ऑफ मास की वैल्यू। अब इस पर मैं कल सवाल करवाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप ये जान लो, जहां तक मैं क्लास को भाई ये पोजीशन वेक्टर का फार्मूला, ये वेलोसिटी वेक्टर का फार्मूला, ये x। उसके अलावा मैंने सिस्टम के बारे में बता दिया, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, पूरा सिस्टम बता दिया, और सिस्टम में दोनों का एक्सेलरेशन। यहाँ ये वाली चीज मैं वापस से रिज्यूम करूंगा, ये वाली चीज मैं दोबारा बताऊंगा। बाकी वेलोसिटी कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन कैलकुलेशन ऑफ मास, इसके ऊपर कल अपन डिटेल में चर्चा, डिटेल में चर्चा। इनको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आपसे कल, तक के लिए बाय।